नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया कंपनीज के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आज सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि मुझे बहुत दिनों से एटलीस्ट 1 मंथ से बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि सर एक बार एमटीएनएल के ऊपर जरूर वीडियो बना के शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट देखने को मिला है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल, चलो एक बार दिखा देता हूँ। एमटीएनएल एंड बीएसएनएल ये दोनों कंपनी एक साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों कंपनी को एक साथ गवर्नमेंट मर्ज करने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट्स है, सर बीएसएनएल अभी तक मार्केट में लिस्टिंग क्यों नहीं है। देखिए, बीएसएनएल आप देखेंगे वो आपको मार्केट में लिस्टिंग नहीं दिखेगा। तो एमटीएनएल भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये मार्केट में आपको लिस्टिंग दिखेगा। और आज एक पेनी स्टॉक जैसे 30 रुपीज के नीचे इस कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का यही कमेंट्स है कि सर एक रिपोर्ट आया था कि बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों को एक साथ मार्च किया जाएगा, क्या मार्च करने के बाद कंपनी डिलिस्ट हो जाएगा, और डिलिस्ट अगर हो गया तो हम लोगों को क्या होगा, और जो लोग इस कंपनी को निवेश करके रखे हैं उसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इन डिटेल्स में आपको सारे डेटा दिखाऊंगा। इस कंपनी के ऊपर जो कोर्ट केस लगाया गया है, जो फ्रॉड केस लगाया गया है, उसके साथ साथ बीएसएनएल क्या इसके ऊपर बातचीत की है, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या राय रखे है, सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। अंत में आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी देखने को मिलेगा कि कंपनी 1 साल में, 3 साल में, 10 साल में किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया और अपकमिंग टाइम में क्या हो सकता है। तो अगर आपको कुछ नया सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत मेहनत करके इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूं। तो देखिए, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, जिसको आप एमटीएनएल नाम से जानते हैं, तो इस कंपनी का करंट प्राइस 30 रुपीज के आसपास है। अगर इस कंपनी के 5 दिनों में चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कुछ नेगेटिविटी, 1 मंथ में कितना 4% का रिटर्न मिला, 6 मंथ में कितना 42% के आसपास रिटर्न दिया, बहुत शानदार। 1 साल में 11%, चलो पॉजिटिव है। 5 साल में 117%, चलो पॉजिटिव है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूं तो आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि 84% लॉसेस दे चुके हैं। गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर किस तरीके से सिचुएशन होता है वो आपको आज मैं प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलो एक एक करके पॉइंट्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए, आज एमटीएल के ऊपर बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप 1700 करोड़ के आसपास है। इसका आरओसी आरओई नेगेटिव है, प्रॉफिट नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। तो इतनी सारी चीज नेगेटिव होने के पीछे रीजन कौन सा है, वो रीजन अभी आपको पता चलेगा। कुछ रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, जहां पे आपको बुक वैल्यू तक नेगेटिव होने के पीछे रीजन भी पता चल जाएगा। तो चलो एक एक करके डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक रिपोर्ट आया था, और वो भी कब, 15 फरवरी 2023 में, कि एमटीएनएल स्टॉक जंप 7% ऑन रिपोर्ट दैट गवर्नमेंट इज लुकिंग टू डीलिस्ट कंपनी। तो कंपनी क्या करने वाले हैं, डीलिस्ट करने वाले हैं, वो भी कौन, गवर्नमेंट, क्योंकि टोटली गवर्नमेंट के पास ही ज्यादा हिस्सेदारी है। तो कंपनी 7% का जंप देखने को मिला। अभी आप कहेंगे सर कंपनी डीलिस्ट करने वाले कंपनी को और शेयर में जंप क्यों देखने को मिले, उसके पीछे रीजन है। देखिए, रीजन यही है कि जब कंपनी को डीलिस्ट किया जाएगा तो मान के चलिए आज शेयर का प्राइस मान के चलिए 30 रुपीज है। जब डिलिस्ट किया जाएगा, जो लोग इसका इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो उसको ज्यादा प्राइस देकर उसको डिलिस्ट करना पड़ेगा। तो ज्यादा प्राइस देकर डिलिस्ट करना पड़ेगा, मतलब मान के चलिए आप 10 रुपए में बाय करके रखे हैं, अभी 30 रुपीज चल रहा है, तो आपको तो प्रॉफिट तो चल ही रहा है। उसके साथ अगर गवर्नमेंट बता दिया कि मैं 50 रुपीज में आपको इस कंपनी के डिलिस्ट का अनाउंसमेंट करूंगा, मतलब जितने सारे लोगों के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स है वो शेयर में खरीदारी कर लूंगा और मैं कंपनी को डिलिस्ट करने वाला हूं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जिसके चलते शेयर के ऊपर की बाय करने का हुड लग गया था। तो आप देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो, जो इसका आप देखेंगे तो जो एक प्रोमिनेंट नेम ऑफ द कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज है, इस हिट 52 वीक का हाई, और वो भी किस बेसिस में है आप देखेंगे, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं द बीएसई सेंसेक्स 52 का हाई हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो एमटीएनएल है, इस कंपनी के ऊपर भी यहाँ पे 7% का ग्रोथ हुआ। जो ग्रोथ होने के पीछे यही कारण है कि गवर्नमेंट एक बड़ा डिसीजन लिया, जिस डिसीजन के चलते कंपनी का आगे चल के डिलिस्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन कर रहा था कि क्या कंपनी डिलिस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या इसके साथ जो बीएसएनएल है उसको मार्च करने वाला है। चलो वो डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो एक रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बताया गया
द गवर्नमेंट हैज, आप देख सकते हैं, डिफर द मार्च भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको बीएसएनएल कहा जाता है, उसके साथ साथ एमटीएनएल, दोनों को मार्च करने के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, मतलब फाइनेंशियल रीजन खराब हो चुके हैं एमटीएनएल का, उसके साथ साथ बीएसएनएल का, तो इसलिए गवर्नमेंट दोनों कंपनी को एक साथ चला नहीं पा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट किया था कि दोनों कंपनी को यहाँ भी मार्च करने वाला है, एक साथ जुड़ने वाले हैं। तो एक साथ जुड़ जाएगा, क्या उसके बाद कंपनी रॉकेट बनेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि एमटीएनएल जो कंपनी है उसको बंद करने वाले हैं और वो कंपनी मार्च किसके साथ होंगे? बीएसएनएल के साथ। मतलब आपको अभी एक ही टेलीकॉम सेक्टर दिखेगा गवर्नमेंट का, वो है बीएसएनएल। तो अभी इस डेटा फाइनलाइज नहीं हुआ, तो फाइनल जब होगा तब शायद कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए, एक रिपोर्ट भी कुछ दिनों पहले एक अपडेट किया गया था, वो रिपोर्ट आपको जरूर देखना चाहिए। वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके से है कि आप देखते थे डबल्स ₹50,000 इन्वेस्टमेंट इन 6 मंथ, गवर्नमेंट बैक टू टेलीकॉम स्टॉक एमटीएनएल हिट 52 वीक हाई। मतलब गवर्नमेंट फिर से एक अनाउंसमेंट कर दिया कि कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला है और 50,000 करोड़ के आसपास, और उसी हिसाब से 50,000 रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है, और वो भी 6 मंथ के अंदर अंदर। और इस तरीके से जब भी बातचीत आए तब भी एमटीएनएल के ऊपर एक तेजी देखने को मिला है। तो देखिए, गवर्नमेंट मुझे लगता है आपको फंसा रहा है। कभी बोल रहे हैं कि कंपनी को बेचूंगा, मतलब कभी बोल रहे हैं कंपनी को सेल करूंगा, कभी बोल रहे हैं कि इसका स्टेक खरीदारी करूंगा, कभी बोल रहे हैं कि फिर से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो गवर्नमेंट मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन में मत पड़िए, पूरा वीडियो को देखिए, अंत में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। तो देखिए, एक रिपोर्ट और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर इस कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी लगाया गया था। आप देखेंगे तो दिल्ली हाईकोर्ट, आप देख सकते हैं, सर्विस टैक्स डिमांड कर चुके इस कंपनी के ऊपर 56.61 करोड़, तो अगेंस्ट एमटीएनएल। तो 56.61 करोड़ का टोटल डिमांड किया गया है टैक्सेस के कारण। क्या कंपनी ने टैक्स चोरी किया? अगर मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो देखिए, कंपनी कुछ टैक्सेस नहीं दिया, इतने दिन तक कंपनी जीरो टैक्सेस है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, कंपनी का नेट प्रॉफिट तो नेगेटिव है, कंपनी को टैक्सेस के ऊपर डिमांड किया गया, कंपनी टैक्स भी नहीं पेमेंट किए, तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कंपनी के ऊपर 56.61 करोड़ के आसपास टैक्स उसको देना पड़ेगा। और एक देखिए, कोर्ट केस भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट एमटीएनएल टू डिपोजिट ₹242 करोड़, आप देख सकते हैं, कनेक्शन विद द आर्बिटल अवार्ड। तो इसका मतलब कंपनी को 440 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट करने के लिए बोला गया, और वो भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो सोचिए, इस तरीके से जब भी ऑर्डर आए, पहले ही तो कंपनी का हालत बिगड़ चुके हैं, और फिर से अगर बोला गया कि इतना पैसा देना है, तो कंपनी कहां से देंगे? शायद इसीलिए बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल को मार्च करने का डिसीजन गवर्नमेंट ले रहा है। अभी देखिए, मार्च करने का डिसीजन तो सही है, मगर फिर से गवर्नमेंट यही बता रहा है कि मैं बीएसएनएल के ऊपर फोकस रखूंगा, बीएसएनएल के ऊपर और भी ज्यादा काम करूंगा, नया नया प्रोडक्ट जो 4G 5G है इसके ऊपर काम करूंगा। तो इसलिए मैं टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर रीबैक करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर फिर से निवेश करूंगा। तो गवर्नमेंट का कंफ्यूजन और पब्लिक को कंफ्यूजन करने के पीछे मुझे तो लॉजिक नहीं पता है, और आपको अगर पता है तो जरूर कमेंट्स करना। तो इस कंपनी का प्राइस देखकर बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, तभी मुझे पता चला कि महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड के ऊपर लोगों के मन में यही है कि गवर्नमेंट इसको अगर मार्च कर दे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फिर से निवेश करे तो इसको पुश मिलेगा। देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर निवेश करने से पहले 2 बात याद रखना। सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनी के ऊपर खर्चा होता है, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस खर्चा होता है, वो है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, कि इसके ऊपर लगातार मेंटेनेंस खर्चा होता रहता है। और इसीलिए आज वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो गया। कितने सारे टेलीकॉम कंपनी थे, यूनिलिवर था वो भी बर्बाद हो गया, टाटा था वो भी बर्बाद हो गया। अब देखिए, इतने बड़े बड़े कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से भाग रहा है। तो जहां पे आज रिलायंस के पास इतना पैसा है तो इसीलिए रिलायंस टिके हुए है, भारतीय एयरटेल इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो इसलिए वो टिके हुए है, नहीं तो वो कब का डूब जाता। तो उस जगह पे गवर्नमेंट का हालत तो पहले ही खराब है, और गवर्नमेंट चाहते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को फिर से खड़ा करे। ऐसे मुझे तो नहीं लगता, गवर्नमेंट आपको, मुझे लग रहा है, फंसा रहा है। तो आप इस बात को एग्री करते तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मुझे फंसा रहा है कि इस कहने का मतलब यही है कि जो कंपनी का हालत अभी इतने बिगड़ते जा रहा है, सेल्स लगातार कम होता जा रहा है, एक्सपेंस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं,
और कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट इंटरेस्ट देखने को मिला, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते आपको सर यही लग रहा था कि वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ा कर्जा ले लिया। बिल्कुल नहीं, उससे कई गुना ज्यादा कर्जा तो एमटीएनएल ने ले लिया। मार्केट कैप 17,000 करोड़ और कंपनी कर्जा ले लिया करीबन 30,000 करोड़। तो करीबन देखा तो 15 से 20 गुना कंपनी कर्जा लिया है। तो उस कर्जे को इंटरेस्ट कौन पेमेंट करेंगे? तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? उस कर्जे को पेमेंट कर रहा है। उसके चलते कंपनी का बिग बिग लॉसेस देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर रिटर्न शायद आपको 10 साल 5 साल 3 साल में अच्छा दिखे, तो जो लोग इसको देखकर खुश हो रहा है कि रिटर्न बहुत शानदार मिल रहा है, चलो मैं निवेश कर दूं, पेनी स्टॉक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको मार्केट से सीख कर काम करना है तो इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, मेरे बात को डिसएग्री भी करेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, आपके बात सही भी हो सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सारे चीज में आपके साथ दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कहना है कि आप गलत कंपनी के ऊपर निवेश करके खुद को वहां पे बाद में गिल्टी फील करे कि शायद अगर मैंने पहले इसके ऊपर रिसर्च करता तो ऐसे हालत नहीं होता। क्योंकि देखिए कंपनी के कोई भी पैरामीटर्स मुझे बेस्ट नहीं लगा, क्योंकि कंपनी के रिजर्व देखेंगे वो भी देखिए कंपनी के हाथ में रिजर्व ही नेगेटिव है। पूरा का पूरा जितना रिजर्व था वो पूरे का पूरा नेगेटिव में चला गया, मतलब बेच दिया। फिक्स्ड एसेट भी कंपनी बेच रहा है, जो पहले 9,000 10,000 11,000 करोड़ के आसपास था, आज वो 4,500 करोड़ हो चुके हैं। जो कंपनी खुद का फिक्स्ड एसेट बेच रहा है, कंपनी के रिजर्व नेगेटिव में है, कर्जा इतना ज्यादा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? एक बार सर मुझे ये सिलेक्ट कर भेजिए, तभी आपको मुझे पता चलेगा कि हाँ आप भी क्या चाहते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर आप तो बता रहे थे कि अगर इंस्टीट्यूशन कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हो सकता है। मुझे लगता है आप सिर्फ आधा अधूरी बात सुनकर ही काम कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन तब ज्यादा देखने को मुझे चाहिए जब कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है। कंपनी का तो फंडामेंटल फाइनेंशियल बेकार है, तो उस हिसाब से इंस्टीट्यूशन अगर बाई भी करे तो क्या फर्क पड़ेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डीएस के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग्स है 13%। आप देखकर खुश हो रहा है, मगर ये तो देख लीजिए डीएस कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट खुद ही गवर्नमेंट कंपनी को बता रहा है कि चलो तुम जाओ और मेरे जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको बचाओ। गवर्नमेंट यही करते हैं, जो जो लॉस मेकिंग कंपनी होते हैं उसके ऊपर आप देख लेना एलआईसी ही निवेश करके रखे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही निवेश करके रखे हैं। तो उसको यही बोला जाता है कि उसको बचाने के लिए फंडिंग दो। तो ये तो चलते रहते हैं, हर कोई गवर्नमेंट चेंज होता रहता है, वो नया से नया पॉलिसीज लेके आएंगे। आज कंपनी के ऊपर इस गवर्नमेंट बता दिया कि मैं फिर से टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम करूंगा, अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गया तो वो कुछ अलग सोचेंगे। तो गवर्नमेंट के इस चेंजिंग के कारण कंपनी का हालत खराब होता जाएगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएंगे आप। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ये सारी चीजों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। जो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा खासा डिलीवरी उठ रहा है, उसको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, इस चीजों को ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर 6 मंथ के डेटा दिखा दूं तो आपको 6 मंथ में 40% का रिटर्न मिला। चलो अब ठीक है, 1 साल में 20% का, 3 साल में पॉजिटिव, 5 साल में पॉजिटिव, 10 साल में पॉजिटिव। अगर लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है? अगर लाइफ टाइम आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो क्या 80% का लॉसेस। तो इतने बड़े लॉसेस कंपनी क्या फिर से खड़ा हो पाएंगे? आपको क्या लग रहा होगा? यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर का इतना बुरी तरीके से हालत खराब हो रहा है और इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो उस जगह पे क्या गवर्नमेंट कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर भेजिए। अगर इसका चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए जो चार्ट पैटर्न बना, इसका हाई हुआ था करीबन 400 रुपीज के आसपास और आज कितना? सिर्फ 27 रुपीज के आसपास। इसका मतलब 400 से अगर 40 भी दिखता तो भी मैं कहता कि हाँ चलो ठीक है, मगर उससे भी नीचे है। और कंपनी नीचे साइड में अगर जब गया था तो कहां तक गया था? 4 रुपीज तक। तो 400 से 4 रुपीज तक जर्नी कंपनी कर चुके हैं। तो जो लोग सर पेनी स्टॉक देखकर ही निवेश करने के लिए सोच रहे थे, जो लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए मैं तो आपको कोई ओपिनियन दे नहीं सकता क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। मैं एक ही बात कह सकता हूं, आप समझदार हैं, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके खुद का पैसा मत गवाइए। आपको अगर कंपनी के ऊपर खरीदारी करना ही है तो फंडामेंटल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर निवेश करिए। बाकी आप क्या डिसीजन ले रहा है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में अगर जानकारी कुछ अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि आपके कमेंट्स के बेसिस में ही मैं वीडियो लेके आता हूँ।
तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके भेजिए किसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।